नमस्कार साथियों, हिंदी साहित्य चिंतन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो का हमारा जो विषय रहेगा वो द्विवेदी युगीन काव्य की विशेषताएं। तो शुरू करते हैं। हिंदी कविता को रीतिकालीन प्रवृत्तियों से पूर्णतः मुक्त कर उसे आधुनिक कालीन प्रवृत्तियों से जोड़ने का श्रेय आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को है। उन्होंने हिंदी कविता को जड़ता से प्रगति तथा रूढ़ि से स्वच्छंदता के द्वार पर ला खड़ा किया। इस काल के पथ प्रदर्शक, विचारक और सर्वस्वीकृत नेता, साहित्य नेता आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर इसका नाम द्विवेदी युग उचित ही है। इसे जागरण सुधार काल नाम से भी जाना जाता है। यह काल सन 1900 से लेकर 1918 ईस्वी तक माना जाता है। द्विवेदी जी ने सन 1900 से प्रकाशित होने वाली साहित्यिक पत्रिका सरस्वती का जो सन 1903 में संपादन का कार्यभार संभाला तथा वे इसे 1920 तक जुड़े रहे। उन्होंने अपने विचारों, भावों की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम इसी सरस्वती पत्रिका को बनाया। अपने संपादन में नायिका भेद को छोड़कर अन्य विषयों पर कविता लिखने और ब्रज भाषा के स्थान पर खड़ी बोली का प्रयोग के लिए तत्कालीन कवियों को प्रेरित किया। महावीर प्रसाद द्विवेदी के अतिरिक्त इस काल के जो अन्य महत्वपूर्ण कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, नाथुराम शर्मा शंकर, राय देवी प्रसाद पूर्ण, रामनरेश त्रिपाठी, श्रीधर पाठक, मैथिली शरण गुप्त, गोपाल शरण सिंह, गया प्रसाद स्नेही, लोचन प्रसाद पांडे आदि हैं। तो अब इस युग की विशेषताएं करते हैं। नंबर 1 पे है राष्ट्रीयता की भावना। द्विवेदी युगीन देश प्रेम व राष्ट्रीयता की भावना उस समय की बढ़ती हुई राजनीतिक चेतना और तथा सांस्कृतिक पुनरुत्थान का स्वाभाविक परिणाम थी। यानी कि जिस समय द्विवेदी युग चल रहा था उस समय जो हमारा देश है वो पराधीन था, अंग्रेजों के अधीन था और धीरे धीरे राष्ट्रीय चेतना जाग रही थी, राजनीतिक चेतना भी जाग रही थी और इसीलिए काव्य की प्रवृत्तियों में राष्ट्रीयता की भावना का आना भी एक स्वाभाविक बात बन गई। इस युग के प्राय सभी कवियों ने देशभक्तिपूर्ण कविताओं का चित्रण किया है। उन्होंने पराधीनता को सबसे बड़ा अभिशाप बताया तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए क्रांति की प्रेरणा दी। गया प्रसाद स्नेही लिखते हैं, जिनको न निज गौरव न निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं है, पशु निरा है और मृतक समान है। नाथुराम शर्मा शंकर ने निम्न पंक्तियों में देश पर प्राण न्यौछावर करने की प्रेरणा दी है। वो कहते हैं, देशभक्त वीरों, मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। इस युग के कवियों ने स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग तथा विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार पर निरंतर बल दिया। अगला जो हमारी विशेषता है इतिवृत्तात्मकता। इतिवृत्त का अर्थ है कथा, यानी कि इस काल में कथा पर अधिक बल दिया गया, व्याख्यानात्मक अधिक बल दिया गया, प्रबंधात्मक रचनाएं अधिक लिखी गई है। रीतिकालीन और भारतेंदुकालीन कविता में मुक्तक शैली की प्रधानता थी, जो श्रृंगारिक रचनाओं के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी गई है। द्विवेदी युग में आकर श्रृंगार पर अंकुश लग गया और मुक्तक रचना में कमी आई। अब इतिवृत्त यानी कथा पर अधिक बल दिया जाने लगा और प्रबंधात्मक रचनाएं परिणाम में अधिक लिखी जाने लगी। काव्य में रसात्मकता और कल्पना के स्थान पर नीरसता और शुष्कता ने स्थान ले लिया। आदर्शवाद और बौद्धिकता की प्रधानता के कारण कवियों ने वर्णनात्मकता को अपनाया। साकेत, जयद्रथ वध, पंचवटी, यशोधरा, प्रिया प्रवास, विदेही बनवास इस युग के प्रबंध काव्य हैं जो इतिवृत्तात्मकता प्रवृत्ति की परिचय देते हैं। अगली जो हमारी विशेषता है प्रकृति चित्रण। कवि और प्रकृति का अविच्छिन्न संबंध रहा है। द्विवेदी युगीन कविता में भी प्रकृति की मनोहारी छटा देखी जा सकती है। श्रीधर पाठक, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, इन सब के काव्य में प्रकृति की मनोहारी झांकी उपलब्ध होती है। श्रीधर पाठक ने कश्मीर सुषमा का मनमोहक चित्रण किया है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने अपने महाकाव्य प्रिया प्रवास में प्रकृति की मनोहारी छटा अंकित की है। वे लिखते हैं, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अग्नि और अंबर तल में। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों के नोकों से, मानो झूम रहे हो तरूबी मंद पवन के झोंकों से। अगली जो हमारी विशेषता है नीति और आदर्श।
नीति होता है सदाचार के लिए नियम, व्यवहार का एक ढंग जो किसी को सदमार्ग पर ले आने के लिए होता है। द्विवेदी युगीन काव्य आदर्शवादी और नीतिपरक है। इतिहास पुराण से ग्रहण कथा प्रसंगों के आधार पर अथवा काल्पनिक उज्जवल कथाएं लेकर आदर्श चरित्रों पर अनेक प्रबंध काव्य लिखे गए। इन सभी में असत्य पर सत्य की विजय दिखाई गई है। स्वार्थ त्याग, कर्तव्य पालन, आत्मगौरव आदि उच्च आदर्शों की प्रेरणा दी गई है। इस काल के कवियों ने प्रेम के भी आदर्श रूप को ग्रहण किया। प्रिया प्रवास, साकेत, मिलन आदि में उसका उदात्त रूप देखा जा सकता है। राधा संपूर्ण विश्व में कृष्ण की कांति के दर्शन कर विश्व प्रेमिका और विश्व सेविका बन जाती है। काव्य पंक्तियां हैं, गंध विहीन फूल हैं जैसे चंद्र चंद्रिकाहीन, यूं ही फीका है मनुष्य का जीवन प्रेम विहीन। अगली जो इस काव्य की विशेषता है, धार्मिक भावना। इस युग में धार्मिक भावना का संकीर्णता के स्थान पर विस्तार हुआ। अवतारवाद की परंपरागत धारणा में 20वीं शताब्दी के बुद्धिवादी युग ने परिवर्तन ला दिया। मैथिली शरण गुप्त ने साकेत व पंचवटी में श्री राम की तथा हरिओद जी ने प्रिय प्रवास में श्री कृष्ण को ईश्वर का अवतार मानकर उन्हें आदर्श महामानव के रूप में चित्रित किया। रामदेव त्रिपाठी दीन दुखियों के अश्रु विमोचन में ईश्वर का साक्षात्कार करते हुए कहते हैं, मैं ढूंढता तुझे था कुंज और वन में, तू खोजता मुझे था नैन के सदन में, तू आह वन किसी की मुझको पुकारता था, मैं था तुझे बुलाता संगीत में भजन में। अगली जो इस काव्य की विशेषता है, सामाजिक समस्याओं का चित्रण। द्विवेदी युगीन काव्य को सुधारवादी काव्य भी कहा जाता है। इन कवियों ने अनेक सामाजिक समस्याओं जैसे छुआछूत, दहेज प्रथा, बाल विवाह, धार्मिक रूढ़ियों आदि को अपनी काव्य का विषय बनाया। भारत भारती में भारत के अतीत गौरव के चित्रण के साथ साथ वर्तमान भारत की दयनीय दशा पर भी आंसू बहाए हैं। नारी की दयनीय दशा का चित्रण गुप्त जी ने निम्न पंक्तियों में किया है। वे कहते हैं, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग अगली जो हमारी विशेषता है। काव्य भाषा के रूप में इस काल के कवियों ने ब्रज भाषा को त्याग कर खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया। श्रीधर पाठक और हरिओद जैसे कवि भी पहले ब्रज भाषा में काव्य रचना करते थे। द्विवेदी जी के प्रभाव से खड़ी बोली में काव्य रचना करने लगे। यानी कि इस काल से पहले भारतेंदु युग में और रीति काल में जो काव्य था वो ब्रज भाषा में या अवधी भाषा में लिखा जाता था। खड़ी बोली को काव्य भाषा के लिए उपयुक्त नहीं समझा जाता था, लेकिन इस काल में आकर द्विवेदी जी ने सभी कवियों को आह्वान किया, प्रेरित किया कि वो अपना काव्य है वो खड़ी बोली हिंदी में ही लिखे ताकि गद्य और पद्य की भाषा एक हो सके। तो द्विवेदी जी के प्रभाव से खड़ी बोली में काव्य रचना करने लगे। यद्यपि बाद में लिखी गई कविताओं ने यह सिद्ध कर दिया कि खड़ी बोली काव्य भाषा के रूप में पूर्णतः उपयुक्त है। द्विवेदी जी ने ब्रज भाषा के स्थान पर खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने में विशेष योगदान किया। अगली जो विशेषता है, छंद और काव्य रूपों में विविधता। द्विवेदी युगीन काव्य रूप में विविधता मिलती है। इस युग में प्रबंध काव्य, खंड काव्य, प्रगीत मुक्तक आदि सभी लिखे गए। प्रबंध काव्य में साकेत तथा प्रिय प्रवास प्रमुख है और खंड काव्य में मैथिली शरण द्वारा रचित रंग में भंग, जयद्रथ वध, पंचवटी और सियाराम शरण गुप्त का मौर्य विजय मुख्य है। द्विवेदी युग में छंद के क्षेत्र में भी अद्भुत वैविध्य मिलता है। दोहा, कवित या सवैया तक ही सीमित नहीं रहे। इन कवियों ने वर्ण, रोड़ा, छप्पे, कुंडलिया, गीतिका, हरिगीतिका, लावनी आदि छंदों का भी कुशलतापूर्वक प्रयोग किया है। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि हिंदी काव्य को श्रृंगारिकता से निकालकर राष्ट्रीयता के साथ जोड़ने में, रूढ़िवादिता से निकालकर स्वच्छंदता और जड़ता से निकालकर प्रगति की ओर ले जाने में इन कवियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। काव्य भाषा के पद पर खड़ी बोली को प्रतिष्ठित करने में भी इन्होंने पूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। तो आज का जो हमारा विषय पूर्ण हो जाता है। साथियों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।